नमस्ते, मेरा नाम सोनल है। आप ऑर्डिनरी का नया शो ज़नाना रिपब्लिक देख रहे हैं। ज़नाना सुन के आपके मन में क्या ख्याल आया? कौन सा शब्द ध्यान में आया? कोई कह सकता है कि बनाना रिपब्लिक का राइमिंग लगता है। बनाना रिपब्लिक टर्म उन देशों के लिए इजाद किया गया था जिनकी पूरी राजनीति और अर्थव्यवस्था केलों पर निर्भर थी, और केले की खेती को मतलब उस पर नियंत्रण रखने के लिए उन देशों में सरकारें तक बदली जाती थी। उस दौर में केला एक बहुत लग्जरी फ्रूट हुआ करता था, और जिस तरह बनाना उस वक्त उनका फोकस था, यानी केला उनका कीवर्ड था, उस तरह से हमारा फोकल पॉइंट ज़नाना है। ज़नाना यानी महिलाएं, उनसे जुड़े मुद्दे, उनकी बातें। आप सोच सकते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक नया शो लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऑर्डिनरी पर तो हम बात करते ही हैं। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम जिस आधी आबादी का दम भरते हैं ना, जिनकी बात करते हैं, उनकी समस्याएं कभी चर्चा के केंद्र में नहीं आती, मतलब डिबेट के केंद्र में नहीं आती। उन पर लंबी चौड़ी बहसें नहीं होती। उन्हें ब्रेकिंग के फॉर्मेट में, न्यूज़ के फॉर्मेट में, सुर्खियों के फॉर्मेट में समेट लिया जाता है। जो कुछ छूट जाता है या जानबूझकर छोड़ दिया जाता है, उन मुद्दों पर बात होगी ज़नाना रिपब्लिक में। इन मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए होंगी प्रीति चौधरी। प्रीति इंडिया टुडे टीवी में सीनियर एडिटर हैं, एंकर हैं। टीवी देखने वाले रोज शाम इन्हें 7 बजे देखते होंगे। आप में से कोई इनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखता होगा, कभी देखी होगी। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़नाना रिपब्लिक पर, ऑर्डिनरी पर। ये आपका शो है। वेलकम हियर। थैंक यू सो मच सोनल। और मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं इस शो से जुड़ूं, क्योंकि एक तो अगर आप एंकर हैं, डिबेट करते हैं, तो आप सबके ओपिनियन सुनते हैं। आपको अपना ओपिनियन देने का वक्त बहुत कम मिलता है। मतलब बाकी एंकर्स हैं जो देते हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं ना दूँ, पर ये मेरे लिए एक ज़ायरा है जो मैं अपना ओपिनियन अपने व्यूअर्स और मतलब जो आपके व्यूअर्स हैं अभी उन तक रख पाऊँ। और बस एक ही रीज़न था, हमेशा रहा है कि ज़नाना रिपब्लिक जहाँ पर women are concerned, women of India are concerned, is to keep the fight, और मैं अंग्रेजी में बोलूँगी to keep the fight of equality alive। क्योंकि आपको चाहे जो भी कोई भी कुछ बोले, हम इक्वल नहीं है। हमको हर दिन हर क्षण ये लड़ाई लड़नी होगी, और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम झंडा लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बस बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे सोनल ने बोला सुर्खियों से रह जाती हैं, बातचीत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि वो विमेन इश्यूज़ है, पॉलिटिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और किसी भी मुद्दे पर हम क्या सोचते हैं, लड़कियां क्या सोचती है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये अक्सर सामने नहीं आता। मतलब ठीक है, आप सारे आयाम समेटने की कोशिश करते हैं, ये वाला आयाम आप नहीं समेट पाते। तो हमें लगा कि ये बेहतर होगा कि 2 लड़कियां ही डिस्कस करें जो आसपास चल रहा है, जो सब जानना चाहते हैं, खासकर कि यंग लड़कियां, महिलाएं जानना चाहती हैं। क्योंकि एक पर्सपेक्टिव की कमी के साथ मैं बड़ी हुई, मुझे कभी ऐसा कोई नहीं मिला। मैं हमेशा सीख करती थी कि काश मुझे प्रीति ना पहले मिल गई होती, मतलब मुझे पता होता कि किसी चीज़ के बारे में ऐसे सोचना है। अब जब मैं प्रीति से ऑफ कैमरा बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि काश ऐसे मेंटोर के रूप में कोई मुझे, जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं अपनी टीनेज में थी, कोई मिला होता तो कुछ चीज़ों के लिए मैं गिल्टी नहीं होती। मुझे समझ में आता कि अच्छा इस तरह से भी तो सोच सकते हैं, ये भी सही है। क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में ही बड़े होते हैं, हम भी बहुत सी चीज़ें वहीं से सीखते हैं। और फिर जब मेरे और प्रीति जैसे थोड़े से ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उस कुछ चीज़ों को अनलर्न भी करते हैं, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते भी हैं आगे बढ़ने के लिए, बराबरी के लिए। तो इस शो में होंगे 4 सेगमेंट: बड़ी खबर, सुर्खियाँ, ऑर्डिनरी ऑफ द वीक और मेरा फेवरेट रिकमेंडेशन सेक्शन, जिसमें मैं प्रीति से रिकमेंडेशन लूँगी, आपको भी अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन लूँगी कि हम हफ्ते भर में क्या करते हैं। और ये काफ़ी चिट चैट टाइप का लाइटर सा शो होगा जिसमें पॉलिटिक्स की भी बात होगी और आपके घर से जुड़ी हुई छोटी छोटी, हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें भी होंगी। तो इसी के साथ सबसे पहले अपने सबसे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ, जो है बड़ी खबर का। इस हफ्ते की बड़ी खबर नूपुर शर्मा से जुड़ी हुई है। हमने इस मसले को और इसके इर्द गिर्द हुई सभी बहसों को एक्सटेंसिवली कवर किया। हमारे 6 जून के ललन टॉप शो में भी आपको बताया गया था कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक निजी समाचार चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद बवाल हो गया था। यूनिट के पूर्व सोशल मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से एक्सपेल किया गया था उनके एक ट्वीट की वजह से। बात इतनी बढ़ गई थी कि अरब देशों तक पहुंची। अरब देशों ने इस पर आपत्ति जताई और नवीन की बातों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी, हर जगह बवाल हुआ। और यूएई और मालदीव जैसे देशों ने, जो भारत के दोस्त कहे जाते हैं, उन लोगों ने भी नूपुर के बयान की आलोचना की।
एक टिप्पणी तालिबान की तरफ से भी आई। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह ने कहा कि इस्लाम जैसे पवित्र धर्म का अपमान उन्हें नागवार है और भारत सरकार से आग्रह किया कि इस बयान पर एक्शन लिया जाए। 7 जून आते आते तक मामला थोड़ा शांत हुआ, सरकार ने भी लगभग वही स्टैंड लिया। विवादित बयान है, भारत सरकार के नज़रिए से ये मेल नहीं खाता, कार्रवाई हो रही है। नुपुर शर्मा पर देश के अलग अलग हिस्सों में मामले भी दर्ज हुए। इसमें से एक FIR मुंबई के पास स्थित मुम्ब्रा में हुई, जिसके सिलसिले में उन्हें 22 जून को बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस ने समन पेश किया है। अब ये तो मामला हो गया, अब आते हैं हमारे टॉकिंग पॉइंट पर। इस मामले में एक FIR नुपुर शर्मा ने भी दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को दी अपनी शिकायत में नुपुर ने दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें डेथ और रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं। नुपुर ने इस आधार पर अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी और अब उन्हें, उनके परिवार को और उनको सुरक्षा दे दी गई है। कीवर्ड पकड़िए आप, रेप थ्रेट। डिबेट के दौरान भड़काऊ भाषण भारत में बहुत आम है, चाहे धर्म संसद के नाम पर दूसरे धर्म को लेकर भड़काऊ बातें को रिकॉर्ड करना हो या उनका प्रचार प्रसार करना। लेकिन अब मामला नुपुर शर्मा का हो गया है और महिला है तो रेप थ्रेट देना बहुत कॉमन सी बात है। और रेप एज अ टूल ऑफ थ्रेट सिर्फ इस मामले में नहीं, हमने देखा है कि प्रीति आप तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध को बहुत एक्सटेंसिवली कवर की थी, उसमें भी देखा होगा कि किस तरह जैसे ही मामला महिलाओं पर शिफ्ट होता है तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट वेपन उनके खिलाफ जो माना जाता है उसे रेप माना जाता है। मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ी हैं, उनका नाम आभा सिंह है। आभा जी लॉयर हैं और आभा जी, सबसे पहले इस मुद्दे पर मैं आप ही के पास आती हूँ कि रेप को क्यों एज अ वेपन यूज़ किया जाता है। जैसे ही बात महिलाओं की आती है, क्यों ये समझा जाता है कि रेप की धमकी दे दो, रेप के बारे में कह दो, तो हम तो सबसे ज़्यादा महिलाओं का इसी से ही बुरा कर सकते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वेपन है। देखिए, क्योंकि ये जो है ना, ये रेप सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड ओवर ये इशू होता है। अफ्रीकन कंट्रीज में जहां वॉर चल रही है वहां पे आप देखिए, वॉर में सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है वो रेप का होता है, जो लोग हारते हैं। अभी आप अगर वर्ल्ड वॉर 2 देखिए तो बर्लिन में, ईस्ट जर्मनी में सबसे ज्यादा महिलाओं का रेप किया था रशियन सोल्जर्स ने, जो ये इतिहास में लिखा हुआ है कि देयर वर सो मेनी रेप बेबीज बोर्न आउट ऑफ इट। तो ये हमेशा से चला आ रहा है कि महिला का दमन करना है, उसको उसकी औकात दिखानी है, उसको रेप कर दो। क्यों? पहली चीज, रेप को आपने एक महिला की इज्जत से लिंक कर दिया कि उसका मुंह काला कर देंगे, उसकी इज्जत समाज में खत्म हो जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी उसके साथ जो है, तो उसके लिए रेप। तो ये एक रेप जो है पुरुषों का एक वेपन हो गया महिला को उसकी जगह दिखाने का, और महिला फिजिकली कमजोर होती है। और सबसे दुख की बात है कि रेप को आपने उसकी इज्जत से जोड़ दिया, कि उसकी इज्जत का खिलवाड़ कर दिया। तो ये पुरुष प्रधान समाज में रेप को एक महिला की इज्जत के खिलवाड़ से जोड़ दिया गया है कि किसी भी परिवार की अगर इज्जत उतार दी है तो आप उसके यहाँ की महिला को रेप कर दीजिए। अभी बुंदेलखंड में एक महिला पंचायत का इलेक्शन जीती, तो उसको लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि महिला कैसे हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी और जीत गई। तो उस महिला की बच्ची का रेप किया गया, नाबालिग बच्ची का रेप विरोधी पक्ष ने किया। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, जो महिलाएं पंचायत का चुनाव जीती, कई महिलाओं को रेप करके मार दिया गया। तो ये हमेशा से चलता है और कहीं ना कहीं रेप का जो कन्विक्शन रेट है, एज अ लॉयर मेरा मानना है कि सिर्फ 29% है। मतलब 100 में 30 लोग को ही सजा होती है, 70 लोग छूट जाते हैं। तो लोग जानते हैं कि ये बड़ा आसान है। आपने इज्जत से खिलवाड़ किया, उस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उस महिला को आपने कहीं दिखाने का नहीं छोड़ा, क्योंकि ये मानसिकता है कि रेप के बाद एक महिला लाश हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कितने रेप केसेस में कहा है कि एक महिला की आत्मा झकझोर दी जाती है, उसका सोल डैमेज कर दिया जाता है रेप करके। तो ये जो रेप थ्रेट है, ये एक पुरानी चली आ रही है प्रथा है, और ये पुरुष मानसिक उसको दिखाती है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में महिला अगर ज्यादा काबिल बनेगी, अगर वो आगे आएगी, तो चूंकि आप उसके टैलेंट को नहीं रोक सकते, आप उसकी बुद्धि को नहीं रोक सकते, तो आप उसको समाज में नीचा दिखाएंगे सिर्फ रेप करके। नहीं, मैं बहुत सहमत हूँ, बहुत सहमत हूँ जो आभा जी कह रही हैं। मैं जो मेरी पर्सनल टिप्पणी है मैं आपको बताऊंगी, पर क्योंकि आभा हमसे जुड़ी हुई हैं, आभा मैं आपसे बस, क्योंकि आप लॉयर हैं, बहुत सारे केसेस कवर कर चुकी हैं, तो कितना डीप सीटेड ये है। और क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल दूंगी कि जब हम कवर कर रहे थे, जब चीफ जस्टिस बोबडे, ये चीफ जस्टिस हैं थे इंडिया के, उन्होंने भी एक बहुत विवादित बयान दिया था आभा, और बहुत सारी महिला लॉयर्स ने एक पेटिशन साइन की थी कि चीफ जस्टिस बोबडे को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो एक प्ली हियर कर रहे थे, रेप प्ली, और उसमें उन्होंने पूछा था
जो रेपिस्ट हैं कि तुम शादी करोगे? जो एक अंडर एज लड़की थी, तभी जब रेप हुआ था तब अंडर एज थी, जब तक आपको भी पता है कि जैसे आगे बढ़ते हैं कोर्ट केसेस, वो अंडर एज नहीं थी जब ये केस कोर्ट में गया, और उन्होंने रेपिस्ट से पूछा तुम शादी करोगे। तो ये मानसिकता सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक समाज में है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह सकते हैं और उन पे विवाद हो सकता है, तो जब लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर आभा की जब हम बात करते हैं, वो कहां रहेगा इसमें? बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही प्रीति जी। ये कहना कि लोअर डिनोमिनेटर नहीं, बिल्कुल चीफ जस्टिस भी, और ये सिर्फ चीफ जस्टिस ने नहीं, कई हाई कोर्ट्स में मैंने ये चीज देखी है कि कहा जाता है कि इसको आप कंपाउंडिंग कर दीजिए कि अगर रेपिस्ट जो है उस लड़की से शादी करने को तैयार है तो वो गुनाह माफ कर दिया जाएगा। ये तो खिलवाड़ है आईपीसी का। 376 जो है रेप का जो डेफिनेशन देता है, जो गुनाह की बात करता है, इट्स कॉल्स इट अ हीनस ऑफेंस, एक बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है। और ये भी नहीं, आपने अगर कोर्ट के डर से आप शादी कर लेते हैं, बाद में इन महिलाओं को छोड़ दिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि कानूनी शिक्षा उस आदमी को नहीं मिलती है, वो शादी का बहाना देके निकल जाता है। बिल्कुल, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे बाकी हाई कोर्ट के जजेस हो, कई जगह ये प्रथा चल रही थी। वो तो जब मीडिया ने और एनजीओ ने इस बात पे मुद्दा उठाया कि आप एक क्राइम को कैसे कंडोन कर रहे हैं, क्राइम को कैसे आप खत्म कर रहे हैं, और एक रेपिस्ट को आप क्यों कह रहे हैं एक महिला से शादी करने के लिए, तब ये बात अब कम हुई है और अब इस तरह के जजमेंट्स कोर्ट नहीं दे रहे हैं। मैं सोनम को भी इस बात में लाना चाहूंगी, क्योंकि सोनम देखिए, अगर ये रेप में ही यही सवाल है, तो हमारी लड़ाई, अगर हम बोले जो मैरिटल रेप है, जो शादी में रेप होता है, वो तो बहुत दूर की बात है। वो लड़ाई तो अब पता नहीं कब आएगी। आम अगर इसको मैक्रो लेवल पर देखा जाए, आम जिंदगी में भी देखा जाए, तो अक्सर ये देखा गया है कि जो वोकल महिलाएं हैं, जो महिलाएं बात करती हैं, अपने ओपिनियन देती है, उन्हें भी पब्लिकली शेम किया जाता है, उनका भी कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जाता है। आई होप, क्योंकि आप दोनों ही आउटस्पोकन महिलाएं हैं, कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे कि अगर आपके ओपिनियन से कोई अग्री नहीं करता, जहां डिसएग्रीमेंट की बात आती है, वो सीधे कैरेक्टर पर आते हैं, उस पर सवाल उठाने लगते हैं, ऐसी टिप्पणियां करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिस इज द स्मार्टेस्ट वेपन, ये तो सबसे बड़ा वेपन है जो हम आपके खिलाफ यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बहुत सही बात कह रही हैं। जब सलमान खान का हिट एंड रन केस में मैं आर्ग्यू कर रही थी और सलमान को सेशन कोर्ट से 5 साल की सजा हुई थी, तब सबसे ज्यादा मुझे ट्विटर पे आता था कि तेरा भी यही हाल करेंगे, तू अपने को बहुत स्मार्ट समझती है, तू वकील की तरह पटर पटर बोलती है। ये भी छोड़ दीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का जब मैटर हुआ, तब मैं कहूंगी कि इकलौती लॉयर थी या इकलौती एक्टिविस्ट थी जिसने कहा कि इट इज नॉट सुसाइड, इट इज नॉट अ मर्डर, इट इज अ सुसाइड। तो जो उनके फैंस थे, उन्होंने जिस तरह की ट्रोलिंग करी, एक मैंने शाइना का फैशन शो किया था कैंसर पेशेंट के लिए, उसमें एक फोटो थी मेरी करण जौहर के साथ, उसको कितना इन्होंने डाला कि आभा सिंह तो करण जौहर के साथ फोटो करती हैं, स्ट्रैप वॉकिंग करती हैं। तो बिल्कुल, जो इनको मिल जाए उसको ये उपयोग में जरूर लाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट वुमेन के साथ आज भी पुरुष समाज ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि एक महिला उनसे ज्यादा काबिल हो सकती है, उनसे ज्यादा अच्छे केसेस लड़ सकती है, या आप जैसी इतनी कॉन्फिडेंट एंकर हो सकती है, कुछ भी बोल सकती है। तो ये आज भी चाहते हैं कि महिलाएं अपना मुंह बंद करके रखें, और इस वजह से जो महिलाएं आगे आती हैं उनको आप जो है झोला छाप बोलते हैं, बिंदी ब्रिगेड बोलते हैं, कई चीजें करके उसको रन डाउन करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आभा, हमसे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। लेकिन व्हेन इट कम्स अबाउट वुमेन, वॉर के टाइम पे भी यूक्रेन से जितनी तस्वीरें आई थी उसमें हमने देखा कितनी ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है उसमें सामने आया कि महिला की मौत से पहले उसके साथ रेप हुआ। रेप को किस तरह से समाज यूज करता है? उसको कहते हैं ना कि जो रेप है, इट इज़ नॉट अबाउट सेक्स, इट इज़ अबाउट पावर। और मैं, अगर हम इसी केस से जुड़ जाएं, सोनल, मैं टिप्पणी देना ही नहीं चाहती कि मेरी क्या राय है नुपुर शर्मा की कमेंट्स के बारे में, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है अगर हम आगे बढ़े वो थोड़ा कलर कर जाता है जो मेरा इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो बात अलग है, वो डिबेट अलग है। जो रेप थ्रेट्स की डिबेट है, मैं उसके ऊपर आती हूँ, क्योंकि नुपुर शर्मा को क्या सबसे ज्यादा थ्रेट्स आए, चाहे गलत सही जो आप माने, उन्होंने कहा कि तुम्हारा रेप होगा। अब जो उनके साथ एक और थे, बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं नवीन जिंदल को क्या थ्रेट आए कि तुम्हारी जो बहन बेटियां हैं ना, उनका रेप होगा।
तो ट्रू मतलब एक जो टूल ऑफ पावर होता है, पर ये अभी की बात नहीं है सोनल, क्योंकि मैं कॉलेज में थी और मुझे बहुत ही मतलब मैं LSR की पढ़ी हुई हूँ, कि हमारा पूरा एक वो होता था, क्लास होती थी अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जो एक सीनियर टीचर लेती थी, और मैं तभी से सोचती थी ऐसे ऐसे वाकया हैं हमारी खुद की हिस्ट्री में अगर हम देखें, और अगर हम औरों की माइथोलॉजी में भी देखें। चलिए मैं किसी और की माइथोलॉजी से शुरू करती हूँ, जो ग्रीक माइथोलॉजी है, जो गॉड या जो जियस होते हैं, उनमें फोकलोर है, वो कितनी रेप स्टोरीज के मेन पार्ट हैं, कि वो बिल्कुल मेन हीरो मान लीजिए, और वो एक रेप से कनेक्टेड है। ये लॉर्ड जियस की बात है, ग्रीक माइथोलॉजी की बात है, वो छोड़िए, हम अपनी खुद की माइथोलॉजी में देखते हैं बहुत सारे ट्रबलसम क्वेश्चंस होते हैं जो आपको दुखी करते हैं, पर अगर हम उनको देखें ना, उनको हम एड्रेस नहीं करें, ये कॉन्वर्सेशंस ऊपरी तौर पर होती रहेंगी कि सोनल के नूपुर शर्मा को रेप थ्रेट आया, पर हम अगर बात नहीं करेंगे कहां से जर्म किया है। अरे हम पैर में नहीं, हम पूरे जो सेक्सिस्ट, अगर हम पुरुष प्रथा बोले, सेक्सिज्म, मिसोजिनी बोले, हम उसमें मतलब पूरे ऊपर तक भरे हुए हैं। अगर मैं एक हिंदी वर्ड बोलूं तो मैं, अगर आप अपनी माइथोलॉजी में अगर हम देखें तो खुद ही देख लीजिए, द्रौपदी जो चीरहरण क्या था वो, कि हम पावर दिखाएंगे, द्रौपदी का चीरहरण, बेचारी द्रौपदी ने क्या किया था, बदला लेने का एक तरीका, द्रौपदी ने क्या किया था, पर ये पावर इक्वेशन था। वो छोड़िए, जो हम इंद्र भगवान देवता मानते हैं बहुत, उनको जो अहिल्या थी, उन्होंने उनके जो पति हैं गौतमा, उनको अपने उस रूप में डिस्गाइज किया और उनसे सेक्सुअल रिलेशंस बनाए अहिल्या से, और जब गौतमा को पता चला तो उन्होंने अहिल्या को पत्थर बना दिया। तो अहिल्या को ने क्या प्राइस तो पे अहिल्या ने किया। ये एज डीप सीटेड है और ये ट्रबलसम है। बहुत लोग जो विश्वास रखते हैं धार्मिक चीजों में, जो भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, ये आपको भी पूछना पड़ेगा भाई, ये हमारा मैथोलॉजी का पार्ट है। वो छोड़िए, अगर हम पॉपुलर कल्चर में आए, अभी जैसे मैं आ रही थी, मैं वही पढ़ रही थी, रेखा 15 साल की थी, हीरोइन है, 15 साल की थी, एक पिक्चर कर रही थी बिस्वजीत, जो कम से कम उनके डबल थे उम्र में। जो बिस्वजीत फिल्म स्टार है, हम सब ने उनकी पिक्चरें देखी होंगी। उन्होंने उन्हें फोर्सफुली किस किया बिना बताए। वो 15 साल की भी नहीं थी, 14 साल की एक बच्ची थी, फोर्सफुली किस किया ऑन कैमरा। तब सब हंसे थे वहां पर। वो छोड़िए, आप अभी इस वक्त में जब हम बात करते हैं सोनल, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, टंचमाल दिग्विजय सिंह ने इस्तेमाल किया, नाचने वाली संजय निरुपम ने इस्तेमाल किया। किनके लिए इस्तेमाल किया मैं ये नहीं बताऊंगी क्योंकि वो जरूरी नहीं है। प्रियंका गांधी चॉकलेटी फेस, क्या आपके गाल इतने मुलायम हैं। कल लास्ट एपिसोड में सोनल हम ही बात कर रहे थे ना सुप्रिया सुले जी के बारे में। तो ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम उसको ना देखें, हमारे घर में ही देख लीजिए कितनी बातें होती हैं जो आपको लगता है वेरी नॉर्मल कल्चर है और हमें उन्हें जाने देते हैं। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे का एक जो माइंडसेट है वो ये भी है कि ये माना जाता है कि महिलाओं की इज्जत उन्हीं, मतलब उनके क्या कहना चाहिए, क्या वर्ड यूज करूं मैं, मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं ख्याल आ रहा। मतलब महिलाओं की इज्जत इसी में है, उनकी वर्जिनिटी में है। हाँ, अगर उनकी वर्जिनिटी चली जाएगी, हमने फोर्सफुली उसके साथ सेक्स कर लिया, जिसको रेप ही कहा जाता है, रेप ही माना जाए हर केस में, चाहे वो मैरिज के बाद हो, मैरिज के पहले हो, ये अलग डिबेट में चले जाएंगे हम। लेकिन जैसे बात इस चीज की आती है ना, तो लोग जो ये कि हम तुम्हारी इज्जत पर बात आ गई, तुम्हारी इज्जत चली गई, हम तुम्हारी इज्जत छीन लेंगे या तुम्हारी इज्जत पर दाग पड़ जाएगा, वो बात ही, उसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि रेप थ्रेट देने के पीछे का भी वो ये है कि हम तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, फिर तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए ना, तुम्हारा तो वो ही खत्म हो गया, अब तुम पायस ही नहीं रही, तुम उतनी साफ ही नहीं रही। और ये थ्रेट सिर्फ विमेन को नहीं जाता ना, जैसे मैं बता रही थी नवीन जिंदल को भी क्या थ्रेट जा रहे हैं कि भैया तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं ना, तुम देख लो आप, क्योंकि ये एक टूल ऑफ पावर है कि भाई औकात दिखा देंगे। इट इज अ टूल ऑफ वायलेंस, इट इज अ टूल ऑफ पावर। और जो भी समझता है कि ये सेक्स के बारे में, ये सेक्स के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये is attached to shame, it is attached to violence and it is attached to I am more powerful than you, मैं तुमको तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। प्रीति ने जो सारे रेफरेंसेस दिए, उन्हें ही मैं आप तक छोड़कर, उसी से ही जोड़कर एक सवाल आप तक छोड़कर जाऊंगी। ये बड़ी खबर सेगमेंट इसी के ही साथ रैप करूंगी कि आप सोचिए, जब आप किसी से डिसएग्री करते हैं, विराट कोहली जब फॉर्म में नहीं थे तो विराट कोहली को धमकी देने के लिए क्या कहा गया कि तेरी बेटी का रेप होगा। धोनी को धमकी देने के लिए उनकी 3 साल की बच्ची को यह धमकी दी गई, धोनी से अपना बदला निकालने के, धोनी से डिसएग्री करते हुए, कि उनकी बच्ची का रेप किया जाएगा। मतलब ये रेप थ्रेट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वोकल विमेन या
कुछ बोलने वाली महिलाएं या डिसएग्रीमेंट की बात, ये बहुत डीप रूटेड माइंडसेट है और ये कहाँ कहाँ तक हमारे अंदर घुसा हुआ है, किस किस। और आप कहेंगे कि उसमें तो कार्रवाई हो गई, चलो जिसने विराट कोहली की बेटी को धमकी दी थी उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, पर क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफ़ी है? हम कब इन मुद्दों पर बात करेंगे? हम कब इन मुद्दों पर सोचेंगे कि ये जो रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं इनके पीछे की वजह क्या है, इनके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है? और जो रेफरेंसेस प्रीति ने दिए वो बिल्कुल आम जीवन के रेफरेंस है। हम डेली वो किस्से, वो कहानियाँ अलग अलग तरह से सुनते हैं, लेकिन कभी भी हम इस तरह से नहीं सोच पाते कि उसके पीछे का माइंडसेट क्या है। तो इसी सवाल, इसी क्या कहूँ मैं, एग्जाम्पल, इस सवाल से छोड़ देते हैं नूपुर। हम पूछते हैं कि जो नूपुर शर्मा को रेप थ्रेट दिए, अपने व्यूअर्स को बताने दीजिए, उनको क्या लगता है कि सही है या गलत है? क्योंकि जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वर्ड, बहुत लोग उससे जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्योंकि नूपुर शर्मा ने वो सेक्स का वर्ड इस्तेमाल किया था तो टिट फॉर टैट, क्योंकि उन्होंने किया, उनको भी ये जाना चाहिए। क्या ये सही था? छोड़िए नूपुर शर्मा ने क्या किया, पर आप हमें बताइए कि जो रेप थ्रेट्स गए हैं नूपुर शर्मा को, क्या वो सही है? जो नवीन जिंदल को गए हैं, चाहे आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, जो नवीन जिंदल को गए हैं कि आपकी जो बहन बेटियां हैं देख लीजिए उनका भी रेप हो सकता है, तो वो सही है या गलत है? आप अपनी राय दीजिए। अब इसी के साथ प्रीति ने जो सवाल आपके लिए छोड़ा है, मैं बढ़ती हूँ अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट सुर्खियों का है। इस सेगमेंट में हम छोटी छोटी खबरें जो हफ्ते भर में आई, हमें लगता है कि जिन पर थोड़ी सी बात होनी ज़रूरी है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है वरना हम उसे, हमारे हिसाब से, मतलब मुद्दा तो बड़ा ही है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको बड़ी खबर वाले सेगमेंट में लेते हैं, इसलिए हम उनको सुर्खियों के फॉर्म में ले रहे हैं। इसमें भी हम बस सुर्खियां बताकर जाएंगे नहीं, मैं उस पर प्रीति से ज़रूर उनका कमेंट लूंगी कि वो क्या सोचती है, क्या कहना चाहती हैं। तो पहली सुर्खी हैदराबाद से है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक पार्टी हुई थी और इस पार्टी में एक लड़की अपने दोस्त के साथ पहुंची थी। करीब 150 लोग उस पार्टी में थे। पब में पार्टी थी दोपहर 1 से शाम के 6 बजे तक के लिए। फिर पार्टी से निकलने के बाद वहाँ पर जो 5 लोग लड़की के जो दोस्त बने उसके दोस्त के साथ, वो उनके साथ निकली और उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। तो मर्सिडीज़ कार में बैठकर पब के बाहर जो सीसीटीवी विजुअल है उसके आधार पर मैं ये बात कह रही हूँ, जो विजुअल्स हमारे सामने आए, जो पुलिस ने दिए हैं, उन विजुअल्स के आधार पर ये बात सामने आई कि उन 5 के साथ लड़की बैठकर निकली। वहाँ से निकलकर वो लोग एक बेकरी गए, स्नैक्स वगैरह खरीदे। फिर उन लड़कों ने गाड़ी को सुनसान इलाके में लगाया, वहाँ 5 ने एक एक करके लड़की का रेप किया। और प्रीति, इससे ज़्यादा हीनियस बात यह है जो आज सामने आई है, इस मामले में अपडेट आया है कि सभी ने रेप करते वक्त उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, वो विजुअल को उन्होंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया। और मामला जब पुलिस के पास पहुँचा, पीड़िता के जो पिता है वो पीड़िता का जब हाथ देखे थे उसमें चोट वोट लगी थी, तो उन्होंने पूछा उससे कि भाई क्या हुआ, तो उसने पहले तो मामला यही बोला कि मैं गिर गई थी और चोट आई है। फिर बाद में नेक पे और पीठ में बाकी जगह निशान देखकर जब उसे पूछा गया, उसकी काउंसलिंग हुई, तब उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ रेप हुआ था। वो शुरू में ये बात भी एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थी कि रेप। और जो 5 लड़के जिन पर अभी आरोप हैं, वो उनमें से 3 नाबालिग हैं, उसके साथ पढ़ते थे और कोई भी नशे में नहीं था। ऐसा पुलिस का कहना है कि किसी ने भी शराब का सेवन नहीं किया था। ये केस मुझे इसलिए लगता है प्रीति हमें डिस्कस करना चाहिए, ये दिखाता है कि कैसे नाबालिग लड़के भी इसे अपनी पावर समझते हैं, मतलब टूल समझते हैं पावर का, जिसकी बात आप अभी बड़ी खबर वाले सेगमेंट में डिस्कस करते हुए कह रही थी। नहीं, टूल तो समझते ही हैं पावर का, पर इसमें बहुत एक सिंपल है। अगर हम हिंदी में इंग्लिश में एक शब्द में अपने शोज में काफ़ी यूज़ हो जाता है जब ऐसी स्टोरीज आती हैं, उसको कहते हैं प्रिविलेज। और मतलब इतनी अक्यूट सेंस ऑफ प्रिविलेज कि आपको लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है वो हिंदी में सोनल मुझे बताइएगा, क्या उसे ये कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं मेरा बाप कौन है, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी साख दिखाने के हाँ, लिए। कि मतलब कि मैं मेरे ये कनेक्शंस हैं, मेरे वो कनेक्शंस हैं, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको बोलना पड़ेगा, उनको लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। उनके अभी तक वो ऐसा नहीं है कि वो 9-10 साल के हैं, 15 से लेके एक तो बालिग भी है उनमें से कि अब 20 साल के लड़के हैं। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए होंगे, आपके घर पे ही हुए होंगे भाई, कि आपके जो फैमिली है उन्होंने आपको विश्वास दिलाएगा कि भाई तुम्हारा बाप बहुत बड़ा है, वो तुम्हें बचा लेगा और तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम निकल जाओगे। क्योंकि इतना बड़ा हिनस क्राइम अगर आपको लगता है कि आप करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे और आपको लगता है आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये वाकया हुआ सोनल 2-3 दिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब मीडिया ने पकड़ा, वीवीआईपी ब्रैड्स, ये लोग, ये ठिकाना, इतना सारा बवाल हुआ,
तब जाके एक्शन हुआ। पर ये एक्शन क्या इसके बिल्कुल एंड तक पहुंचेगा? मुझे एक बात का इन्हीं केसेस में बहुत वो रहता है कि अंडर एज जुवेनाइल, अगर निर्भया की हम बात करें, सारे सबको फांसी हुई, एक को छोड़ के जिसका नाम चले हमें मालूम है क्योंकि हमने केस कवर किया है, क्योंकि वो जुवेनाइल था और कहते हैं उसने वो भी बहुत ही ब्रूटल था। जो निर्भया कांड में जो लड़का था वो निकल गया, छूट गया। इनमें क्या होगा? जो एक है, जो बालिग है, वो पकड़ा जाएगा, बाकी जो जिन्होंने वीडियो बनाए, जो भी किया, निकल जाएंगे, उनका नाम तक नहीं आएगा बाहर। और प्रीति, इस केस पर बात करते हुए मैं ट्विटर पर 2-4 लोगों के रिएक्शंस देख कर आई जब मैं ये केस पढ़ रही थी। अधिकतर लोग ना यही बोलते हुए दिखे कि लड़की कार में क्यों बैठी, लड़की के पेरेंट्स ने उसको पब जाने के लिए अलाउ ही क्यों किया, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए लड़कियों की सेफ्टी उन्हीं के हाथ में है। भाई लड़के तो हैं ही, वो तो इसी फिराक में बैठे हैं, लड़कियों को खुद मतलब सेफ्टी का जो सारा ओनस है दैट इज ऑन विमेन, दैट इज ऑन गर्ल ओनली, कि आप अपनी सुरक्षा खुद देखो। मेन विल बी मेन, वो तो वही रहेंगे। आपको अगर सुरक्षित रहना है तो आप मतलब हर लेवल पर आप प्रिकॉशन लो, हर लेवल पर मतलब आपसे कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। ये कहते हुए इस इंटेंशन के साथ लोगों के कमेंट ज्यादातर दिखे। ये हमेशा होता है सोनल, हमेशा होता है। अगर कोई भी आप देखिए ना, कोई भी केस होता है जिसमें सबसे पहले क्या होता है, एक चीज कहते हैं परफेक्ट विक्टिम, कि अगर वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट विक्टिम नहीं, भाई वो तो अपना पैकअप करके 5 बजे से 7 बजे भी नहीं, रात भी नहीं थी भाई, 5 बजे ऑफिस से निकल गई थी या घर से निकल गई थी, किसी के साथ थी, उसका तो कोई लेना देना नहीं था, उसने तो कुछ किया भी नहीं, तब उसका जाके रेप हुआ, तब लोग मान लेंगे हाय बेचारी, मतलब उसको परफेक्ट विक्टिम कहते हैं। पर और जो परफेक्ट विक्टिम होता है ना, जो हमारे इंडियन सेंस ऑफ मोरालिटी होता है, वो उसमें बैठ गया है, अरे बेचारी के साथ ऐसा हो गया। अगर वो पब चली गई, हाय बेचारी थोड़ा ना है, वो पब गई थी, 5 लड़कों के साथ गई थी, गाड़ी में खुद ब खुद बैठी, तो वो परफेक्ट विक्टिम नहीं रही। और इसी में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं एक तो रिपोर्ट नहीं करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं एक पर्सनल एग्जांपल आपको देती हूं, पर इस मतलब सेक्सुअल असॉल्ट से कुछ नहीं लेना देना है, ये आई थिंक अपब्रिंगिंग पे है। और जैसे आप अपने बच्चे बड़े करते हैं, आप उनको क्या वैल्यूज देते हैं। जब मैं स्कूल में थी, मैं 12वीं कक्षा में थी और हमारे बोर्ड्स खत्म हो गए थे, हमको 1-2 हफ्ते के लिए स्कूल जाना था, जो मतलब वो लास्ट में जो होता है फॉर्मेलिटीज होती हैं, 2 हफ्ते के लिए जाना था। तो हमने सबने डिसाइड किया, हमारी क्लास में जो हमारे फ्रेंड्स थे, हम कम से कम 7-8 थे, उसमें से मान लीजिए 4-5 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। तो हमने डिसाइड किया बंक करते, पिक्चर देख के आते हैं आज। और हम पिक्चर देखने गए, हम सब पकड़े गए, हमारे पेरेंट्स सबको पता चल गया कि हम पिक्चर देखने गए थे। अब कैसे क्या हुआ वो अलग बात है। अब लड़कों ने तो फट से जाके बता दिया, तो क्या हुआ, बोर्ड्स खत्म हो गए, पिक्चर देखने गए थे, अभी बंक नहीं करेंगे तो कब बंक करेंगे। जो उनके पेरेंट्स थे उन सब ने बोल दिया कि भाई कोई नहीं होता। अब 5 लड़कियां, उनकी हालत खराब, एक तो पिक्चर देखने गए थे और एक लड़कों के साथ गए थे, और पहले ही टीचर्स ने तो ऐसा कर दिया था, लड़के तो लड़के, तुम लोग 5 लड़कियां कैसे चली गई, तुम मतलब तुम्हारे साथ। और ऐसा हमें ऐसा बिलीव करवाया कि हमने पता नहीं ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हम लड़कों के साथ पिक्चर देखने गई, हॉल में अंदर बैठ के हम क्या कर रहे थे, 5 लड़कियां। अब उन्होंने लड़कों को छोड़ दिया, हमारा पूरा दिन। और हमें ऐसा कि हमको तो तुमसे इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, तुम लोग तो इतनी ब्राइट हो, देखो तुम लोगों ने क्या कर दिया, तुम्हारा तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है कॉलेज, ऐसा कर रही हो तो कॉलेज में क्या करोगी। लड़कों को कुछ बोला ही नहीं। अब जब घर आए, मुझे बहुत ट्रबल हुआ, मैंने अपने पेरेंट्स को मैंने सच बता दिया, और जो बाकी लड़कियां उन्होंने नहीं बताया था। और एनीवे टीचर ने थ्रेटन किया था कि भाई कल हम तुम्हारी सारे पेरेंट्स को बुलाएंगे। और फिर और मैंने अपने फादर को बताया, और मेरे फादर ने बस हंस के बोला, मेरी मदर ने भी, कि चलो अभी नहीं करोगे तो कब करोगे भाई, पर अच्छा है तुमने आके बता दिया। और वो स्कूल गए और जाके हंस के, और मेरी टीचर हैरान रह गई कि भाई कि इसके पेरेंट्स तो बिल्कुल ही अजीब है। पर इमेजिन मुझे कितना कॉन्फिडेंस उससे मिला कि मैं अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर कर पाई उस इंस्टेंट के बाद, क्योंकि उन्होंने मुझे शेम फील नहीं कराई। एग्जैक्टली। और इसे मतलब जब मैंने ये सारे कंसेप्ट पढ़ना, देखना, समझना शुरू किया था, तब मेरे सामने सबसे पहली बार विक्टिम शेमिंग शब्द आया था कि कैसे जो पीड़ित है आप उस पर ही सारा ओनस डाल देते हो कि उसकी गलती रही है, उससे चूक हो गई, उसने कुछ गलत कर दिया। अब अगली खबर की तरफ बढ़ती हूँ। ये खबर आज सुबह सुबह जब मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ रही थी, तो सबसे पहले पेज में मुझे थोड़ी सी खबर की वो दिखी, और फिर वो इन कंटिन्यूएशन जो सेकंड पेज में होता है ना, वो था। खबर थी कि एक महिला साइकिलिस्ट ने स्लोवानिया की टीम में ना ट्रेनिंग कैंप के दौरान जो इंडिया के नेशनल कोच हैं RK शर्मा, उनके खिलाफ हैरासमेंट की शिकायत दर्ज कराई है।
और उस साइकिलिस्ट ने आरोप लगाया है कि कोच ने उसके साथ एक कमरा शेयर करने के लिए कहा था और इसके अलावा ज़बरदस्ती उसके साथ कमरे में भी घुस गए थे और उसको ये भी मतलब ये सब भी कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखता हूँ और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी और या मेरे से सहमत नहीं हो तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम्हें सब्जी वगैरह बेचना पड़ेगा। तो ये लड़की बहुत डर गई, इसने साई में कंप्लेन की और फिर साई ने फाइनली डिसाइड किया कि इस लड़की को इंडिया वापस बुलाया जाएगा। उसको उसकी वापसी के सारे अरेंजमेंट हुए। जब ये बात कोच को पता चली तो लड़की का ऐसा आरोप है कि कोच ने लड़की के घर पर फ़ोन करके कहा कि अब इसका ना कोई करियर वरियर बचा नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसकी उठाकर शादी कर दो। अब इस मामले में क्या है, आर के शर्मा का क्या पक्ष है, ये सब तो अभी सामने नहीं आया है क्योंकि साई ने एक स्टेटमेंट में बस अब तक इतना ही कहा है कि इस केस की जांच चल रही है। लेकिन प्रीति, दो चीज़ मुझे लगी कि जिस पर हमें बात करनी चाहिए। पहली बात ये कि लड़की की सेफ्टी इंश्योर करनी थी तो उसे वापस बुला लिया गया, कोच को नहीं बुलाया। साई को भी लगा कि शायद यही सबसे सही तरीका है, मतलब लड़की को वहाँ से हटा दो तो वो तो सेफ रहेगी। नहीं, और मुझे यही बात पे मुझे लग रहा था कि चलिए आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है अगर आपको लगता है कि चार्जेस बेबुनियाद है और हो सकते हैं, क्योंकि मतलब क्या पता क्या है, पहले आप इन्वेस्टिगेट करोगे फिर देखोगे, पर आपने पहले ही ये तय कर लिया कि ये चार्जेस सीरियस नहीं है क्योंकि जिस पे आरोपी है, क्योंकि चलिए ये तो हमारे लॉ में भी है भाई कि अगर किसी पे सेक्सुअल हरासमेंट और रेप का चार्ज लगता है तो ओनस उस पे है कि वो प्रूव करे कि उसने रेप नहीं किया। यहाँ पे लड़की को वापस बुला लिया गया और जो कोच है वो वहीं पर कोचिंग करे जा रहे हैं कि उनपे तो मतलब आप अपना काम करिए, लड़की को वापस बुला लेते हैं, आप बाकी देखा जाएगा, आप फोकस करिए टीम पे। ये कोई बात है? दूसरी बात जो लड़की ने आरोप लगाया और ये कहा, ये तो बहुत कैजुअली भी हम आसपास सुनते हैं ना कि अब इसका कुछ फ्यूचर नहीं है, शादी कर दो, क्योंकि शादी इज द फुल स्टॉप। लोगों का ऐसा मानना है कि बस इसके बाद तो अब कुछ बचा नहीं, यही इसका फ्यूचर है। तो वही होता है, अगर मतलब वो सुना नहीं है क्या, जैसे सोनल जैसे मैंने पिक्चरों में भी बहुत देखा है कि चलो कुछ कर लो, आईएएस हो जाओ, मेडिकल में कर लो, नहीं है तो फिर चलो शादी कर लेते हैं, शादी की उम्र भी निकल जा रही है, ऑप्शन आपके पास बहुत कम होते हैं और शादी आपका लड़कियों के लिए, कभी आपने देखा है सोनल, शादी एक करियर ऑप्शन होता है आपके। बहुत जो पेरेंट्स होते हैं ना, क्या करना चाहती हो, ये करना चाहती हो, ये करना चाहती हो या शादी करना चाहती हो, वो मुझे बहुत अजीब लगता है कि आप अगर अपनी जो लड़कियां हैं उनको शादी एक करियर ऑप्शन दे रहे हैं तो आप उनको पे ये थोप रहे हैं कि उनकी जो सारी फाइनेंशियल डिपेंडेंस है वो शादी से ही मिलेगी, क्योंकि करियर अगर आपका नहीं है, आपने उनको ये करियर ऑप्शन दिया है तो फाइनेंशियली तो वहीं से मिलेगा ना। और जब वो आपका मतलब जो भी हो, अगर वो आपका करियर ऑप्शन बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपकी ना बने, तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, आपका तो करियर एंड हो गया, फैमिली लाइफ एंड हो गई, कुछ तो जैसे कहते हैं ना, आप तो कुछ बचे ही नहीं फिर। तीसरी खबर की तरफ बढ़ती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है प्रीति, ये स्पेन से आई है। स्पेन की जो लोअर हाउस है, वहाँ का संसद का जो लोअर हाउस है, उन्होंने गारंटी ऑफ सेक्सुअल फ्रीडम बिल, जिसे पॉपुलरली ओनली येस मीन्स येस के नाम से जाना जा रहा है, उसे पास किया है। बिल को अभी सीनेट द्वारा पारित किया जाना बाकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के पास आखिरकार एक ऐसा कानून होगा जो उनकी यौन स्वतंत्रता की गारंटी देगा, सेक्सुअल फ्रीडम की। कि इस केस का बैकग्राउंड मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसके बारे में पढ़ रही हूँ और मैं बहुत मन से चाहती थी कि मैं इस पर किसी से तो बात करूँ। बैकग्राउंड ये है कि एक लड़की का रेप हुआ था और उस रेप के सबूत के तौर पर जब वो सीसीटीवी विजुअल प्लेस किया गया तो उसमें यह दिखा कि लड़की कहीं भी मना नहीं कर रही है। तो जो रेपिस्ट थे उन्होंने अपने बचाव में इसी तर्क का इस्तेमाल किया कि लड़की ने तो कहीं मना ही नहीं किया, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तब वहां पर यह बात उठी कि लड़की के मौन को ना मतलब यस ना समझा जाए, उसको ना ही माना जाए। अगर वो जब तक वो यस नहीं बोलती तब तक इट्स नॉट कंसेंट। यहाँ जो कंसेंट की बात जो हमारे यहाँ फेल ही है, अधिकतर जगहों पर तो मुझे दिखता नहीं है कि कहीं पर भी कंसेंट को एक वैल्यू दी जाती है, उससे जुड़ा हुआ ये बहुत ज़रूरी बिल है। ये इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यही कहा जाता है ना कि भैया मना नहीं किया इट मीन्स येस, ओनली नो मीन्स नो। ये जो पूरी डिबेट है, जो पूरा बहस का नैरेटिव है। पर सोनल देखिए ना, अगर आप इंडिया की बात करें, और मतलब मुझे भी बहुत शर्म लगती है कि ये बोला जाता है और बोलना भी चाहिए क्योंकि ये सच है। हमारी सोसाइटी में नो मीन्स नो तो पल्ले अभी तक पड़ा नहीं है ना, तो आप येस मीन्स येस तो बहुत दूर की बात है भाई।
अगर आप हम स्पेन की बात कर रहे हैं, स्पेन में मैरिटल रेप इलीगल है, रेप के जो प्रोविजंस हैं बहुत अलग हैं। अब ऐसा केस तो मतलब अगर इंडिया में ऐसा केस लड़ा जाए कि येस मीन्स येस, तो मुझे लगता है कि मतलब हम कम से कम 50 साल आगे हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम उसी से ग्रैपल कर रहे हैं कि आप येस तो छोड़िए, अगर आप नो भी कहती हैं ना, लोग समझते हैं कि भाई येस ही है, आपकी हाँ में भी ना है, मतलब आपकी ना में भी हाँ है, उल्टा। क्योंकि ये है ना कि नो मीन्स ट्राई हार्डर। एक रियल लाइफ इंसिडेंट से बताऊंगी। मैं कॉलेज में थी और मुझे एक लड़के ने अप्रोच किया, जैसा होता है अमूमन उस एज में सब बताते हैं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसा सब है। मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। तो जो फ्रेंड सर्कल था मेरी क्लास का, मुझे बाद में ये बात पता चली, मेरी क्लास के बाकी लड़कों ने उससे कहा कि यार और ट्राई कर, मतलब उसकी तो नाम में भी हाँ है, देख बोलेगी, लगातार ट्राई करता है। लड़कियां तो नखरे करती हैं। 2-3-4 महीने तक वो ट्राई करता रहा, वो पीछा करता रहा, वो घूरता रहा। फिर मैंने एक बार बैठ के बात की। मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे ना का मतलब ना नहीं है? आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस, मैं कुछ नहीं फील करती, मैं अभी कुछ नहीं करना चाहती। तो उसने कहा कि यार मुझे बाकी सब ने कहा कि लड़कियां तो ना बोलती है, तो ट्राई करते रहो। तो उसकी गलती के साथ साथ मुझे ये भी लगा कि सोसाइटी भी ना को ना नहीं समझ पाती, हमारे फ्रेंड्स भी ना को ना नहीं समझ पाते। पॉपुलर कल्चर है सोनल, ऐसा ही अभी तक हुआ है। और पता है मुझे, ये जो इस पूरे शो का मकसद है, जो जनाना रिपब्लिक का मकसद है, और इसीलिए मैं इतना चाहती थी कि मैं शो से जुड़ूं, क्योंकि जो भी पॉपुलर कल्चर है, जो भी आप बैठ के सोचते हैं, ये शो आपको मजबूर करेगा कि आप वो फिर से सोचें, उसको चैलेंज करेगा, क्योंकि आप ही को डिसाइड करना है क्या सही और क्या गलत है। जो अभी तक होता आ रहा है, जैसा आप सोचते हैं, हो सकता है वो गलत है। सोचिए, बस सोचने पे मजबूर करेगा। आप ये समझिए कि हम नहीं चाहते कि हम नेगेटिव बातें करें या हम नेगेटिव चीज़ों को ही मेन डिस्कोर्स में लेकर आएँ, लेकिन आप देखिए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या आते हैं, खबरें क्या आती है। ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैंने और प्रीति ने बिल्कुल खोज के सारी नेगेटिव चीज़ें निकाल कर लाए हैं। जो आ रहा है उसमें से ही हम सेग्रीगेट करके आप तक चीज़ें लेकर आते हैं। अगला सेगमेंट है ऑर्डिनरी ऑफ द वीक। इसमें जो हफ्ते की सबसे ज़्यादा चर्चित महिला है, लड़की है, जिसके बारे में बात हो रही है, हम उस पर बात करते हैं। और मुझे ऑर्डिनरी ऑफ द वीक मिली बिल्कुल शो रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले। खबर आई कि मिताली राज ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और ये सुन के ना मुझे 2 मिनट ऐसा धक्का सा लगा कि अरे यार, मतलब ये तो अच्छे फॉर्मेट में ही खेल रही थी जहाँ तक मैं देख रही थी, और इनसे जुड़ी जो खबरें भी आती थी वो अभी तक तो ये अच्छी हेडलाइंस में रह रही थी। मुझे मिताली का वो इंटरव्यू याद आया प्रीति, इस पर बताऊंगी, फिर मिताली के रिकॉर्ड्स पर आऊंगी। एक इंटरव्यू में मिताली से पूछा था कि आपका ना फेवरेट मेल क्रिकेटर कौन है। तो मिताली ने कहा कि आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सवाल कभी मेल क्रिकेटर्स के बीच में भी जाके पूछेंगे कि आपकी फेवरेट फीमेल क्रिकेटर कौन है। और मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सोनल। पहले तो मतलब अगर हम बोल सकें, सोनल और मैं बस यही कहना चाहते हैं, अगर जो मिताली राज हैं, क्योंकि उनका रिटायरमेंट अभी हुआ है, बट थैंक यू फॉर द क्रिकेट। क्योंकि एक तो आपने जो एक स्पोर्ट जिस इतनी वाइल्डली पॉपुलर है इंडिया में, अगर देखिए मुझे तो लगता है 2 ही चीज़ें पॉपुलर हैं जितना मैंने ट्रैवल किया है, एक है पॉलिटिक्स और एक है क्रिकेट। बस इन दोनों में से बस हो जाता है, निपट जाता है सब कुछ जो भी इंडिया का होता है, और बॉलीवुड, सॉरी, हाँ, ये 3 चीज़ें हैं कि इसी में हो जाता है। पर आपने इंडिया को एक वर्ल्ड मैप में आप लेके आए हैं, उसके लिए थैंक यू। आपने जो बढ़ावा दिया है क्रिकेट को वे विमेन आर कंसर्न, उसके लिए थैंक यू। एंड आई डू बिलीव, इसमें से एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगी, मेरी बहुत जम के डिबेट होती है। एक हमारा जो दूसरा शो है ना, नेता नगरी, जिसमें राजदीप सरदेसाई आते हैं, हमारी इवनिंग में, क्योंकि हमारा शो आसपास एक दूसरे के साथ ही होता है, आधा घंटा हमारा बहुत आर्ग्यूमेंट रहता है बहुत सारी चीज़ों पे। और वो क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं उनसे हमेशा एक ही चीज़ पे आर्ग्यू करती थी कि देखिए, आप मिताली राज क्रिकेट कैप्टन रही हैं इंडिया की, कितना पैसा मिलता है भाई उन्हें, और आप देखिए जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें कितना पैसा मिलता है। अब सारे आर्ग्यू करेंगे कि उनकी कमर्शियल वैल्यू कितनी है, कितने टूर्नामेंट्स खेलते हैं, और क्रिकेट, और वो तो ये तक कहेंगे क्रिकेट उनका ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेन क्रिकेट इज मोर इंटरेस्टिंग देन विमेंस क्रिकेट, और इसीलिए उनकी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है। आप खुद ही देख लीजिए कितनी पैरिटी है भाई। मिताली राज को, अगर ये है जो सबसे लोएस्ट रैंक जो बेंच्ड होता है इंडियन क्रिकेट में मेंस का, तो ये है मिताली राज, और वो कैप्टन रही हैं, बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है अपने पूरे करियर में। तो कहीं भी मतलब आप ही देख लीजिए। ये सवाल ना हमें खुद से भी पूछने की ज़रूरत है कि जितना
इंटरेस्टेड होकर, मतलब मैंने अपने दफ्तरों में भी देखा है जब आईपीएल चल रहा होता था, बिल्कुल शो रिकॉर्ड करना है, जो अभी कैमरे के पीछे पंकज खड़े हैं, एकदम फोन में ना हॉटस्टार खोल के मैच देखते रहेंगे, कान में हेडफोन रहेगा और एक नजर उनकी फोन पर रहेगी, दूसरी नजर कैमरे पर रहेगी, क्योंकि इतना इंटरेस्ट है। कब हम भी ऐसा इंटरेस्ट शो करेंगे विमेन क्रिकेट में? हम कब जाके इंटरेस्टिंगली इतना देखेंगे? ऐसा नहीं है कि ब्रॉडकास्ट नहीं होता, दिखाते नहीं है ये, आप कब इंटरेस्ट लेकर देखते हो? आप शुरू करोगे तब तो इंटरेस्ट, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अपने आप ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। शुरू में तो आपने 1 2 3 कोशिशें की थी, उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आपको वो चीज़ पसंद है तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता ही। और अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो मुझे नहीं लगता कि फीमेल क्रिकेट बहुत डिफरेंट है और मेल क्रिकेट बहुत डिफरेंट है। मान लीजिए भी डिफरेंट है, बढ़ावा तो आप देंगे ना। मतलब आई वांट टू सी द डे व्हेन top brands like Nike, Pepsi will enlist women cricketers as their brand ambassadors in India. You know, that is, you've got to push it. You have to invest. आपको कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा ना रिटर्न्स के लिए। आप इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं महिला क्रिकेट में? और इसी के साथ हमें ये फैक्ट भी ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 23 साल से मिताली इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है इंडिया के लिए, और उनको भारतीय महिला क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और 39 ईयर की एज में उन्होंने संन्यास लिया है, मतलब सभी फॉर्मेट से लिया है, और इट्स अ बिग 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 थिंग। 39 ईयर ऑफ एज, मतलब मैं 25 साल की उम्र में अभी से 60 की उम्र का फील करती हूँ। आई डोंट नो कैसे उन्होंने खेला होगा, वो एनर्जी, वो फॉर्म, सब कुछ। तो हमारे लिए तो ऑर्डिनरी ऑफ द वीक ये थी। और अब मैं बढ़ती हूँ अपने सबसे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, वो है रिकमेंडेशन का सेगमेंट। क्योंकि मैं ना बहुत, प्रीति, पर्सनल लाइफ में एकदम कॉम्पिटिटिव पर्सन हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है ये देखने में कि यार उसने क्या पढ़ा, उसने क्या देखा, उसने क्या किया। तो मुझे खूब मज़ा आता है प्रीति से। इसके पहले वाला जो एपिसोड शूट हुआ था हमने आप तक नहीं पहुँचाया क्योंकि वो पायलट शूट था, मतलब हम प्रैक्टिस कर रहे थे। उसमें प्रीति ने मुझे एक बहुत बढ़िया किताब के बारे में बताया था। इस हफ्ते प्रीति मुझे बताइए आपने क्या किया, क्या देखा, कहाँ घूमी? यार इस हफ्ते ना मैं ऑफिस में थी तो अगर मैं इस वीकेंड के बारे में बात करूं, ऑफिस में थी। हमारे अब दूसरा जो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, राज्यसभा इलेक्शंस हैं 10 जून को, तो उसी में हम ग्राफिक्स में लगे हुए थे। तो मेरा बड़ा बोरिंग वीकेंड गया है यार, उसी में ही गया है। देखो, आपसे बात करके मुझे पता चला, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है और दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। लेकिन आपसे बात करके अब मुझे राज्यसभा इलेक्शन वाली सुर्खी याद आ गई, जिसको बस ऐसे पन्ना पलटते हुए मैं बस हेडलाइन की तरह वो कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए ना इंटरेस्ट यार बहुत मेहनत लगती है। पता है, जो लोग देखते हैं ना, आप लोग तो मतलब टीवी में देख लेते हैं और हमें तो पता नहीं कितनी सारी मतलब कोई गालियां भी छोड़ जाते हैं, कोई कुछ मतलब अनाप शनाप बोल जाते हैं, कोई थोड़ा एडवाइस भी दे जाते हैं, पर बहुत मेहनत लगती है यार। ग्राफिक बनने में, सब कुछ उसको इकट्ठा करने में, प्रेजेंटेशन में बहुत टाइम लगता है, बहुत वीकेंड लगते हैं। इस हफ्ते मेरे रिकमेंडेशन वाले सेक्शन में मेरा रिकमेंडेशन होगा एक ऐसी फिल्म का जो 2018 में आई थी। उसके जो लीड एक्टर हैं उनको प्रीति उस रोल के लिए ऑस्कर भी मिला है। आपने फ्रेडी मर्क्यूरी का नाम सुना है? अरे वाह, मैंने वो मूवी देख रखी है, बोहेमियन रैप्सोडी। हाँ, बोहेमियन रैप्सोडी बहुत ही बढ़िया फिल्म। वो मैंने देखी। कैसा इतना अच्छा था ना कि वो एड्स से बिल्कुल ही जैसे पेरिश होता है। अमेजिंग। और इसी के साथ मैं ये शो खत्म करूंगी ये बताते हुए कि जून का महीना चल रहा है, इसे प्राइड मंथ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। प्राइड मंथ क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे हिस्ट्री है, छोटे से मतलब बिल्कुल क्या कहूँ, ब्रीफ में आपको उसके बारे में बता देती हूँ। 28 जून को न्यूयॉर्क के एक बार में पुलिस ने रेड मारी थी। उस टाइम पर पुलिस रेड्स मारती थी बार्स में जाकर, ये देखने के लिए कि जो आदमी जिस ड्रेसअप में है वो उसी जेंडर का है या नहीं। अगर किसी लड़के ने लड़की की तरह ड्रेसअप कर रखा है और रेड में अगर ये पता चला तो उस पर कार्रवाई होती थी, उसको पिटाई होती थी, मतलब लाठी चार्ज होता था। उस दिन वैसे ही कार्रवाई करने पुलिस पहुंची, लेकिन जो गे मैन पार्टी कर रहे थे उस दिन उन लोगों ने रेजिस्टेंस शो किया, उन लोगों ने लड़ाई की, पत्थरबाजी भी हुई और उसके बाद कई दिनों तक रैली निकाली गई। और वो रैली मतलब प्राइड परेड जिसे हम आज कहते हैं, उसी थीम पर वो रैली निकाली गई, जिसमें कहा गया कि वी आर प्राउड अबाउट आवर आइडेंटिटी। हम जो हैं जैसा फील करते हैं हम वैसे ही रह रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। और आज दुनिया भर में प्राइड इसी के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, जिस रास्ते में मैं आती हूँ प्रीति, वो सेक्टर 50 का मेट्रो है और वो जो मेट्रो स्टेशन है उसकी थीम ना प्राइड के थीम पर है, मतलब रेनबो बना हुआ है। मैंने देखा है। और वो देखकर मतलब मैं अक्सर सोचती हुई आती हूँ कि मैंने कब अनलर्न किया कि सिर्फ 2 ही जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। क्योंकि पढ़ाया, बताया, लिखाया यही गया, बायोलॉजी की किताबों में भी यही बताया गया कि देयर आर 2 जेंडर ओनली। थर्ड जेंडर जो ट्रांसजेंडर है उसे हमने कभी कभी देखा सड़कों पर, ट्रेन्स में पैसे मांगते हुए, लेकिन कभी भी ये नहीं मतलब वो नॉर्मल है ये नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया, नहीं समझाया गया। आपने कब अनलर्न किया था इस बारे में कि
आपसे? देखिए, मैंने बहुत जल्दी अनलर्न कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल लास्ट टाइम अपने जो हम पायलट रिकॉर्ड कर रहे थे उस शो में भी मैंने आपको बताया था, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो हैं तो लड़की, पर जो ओवर टाइम, क्योंकि मतलब 4th 5वीं 6ठी कक्षा में आपको अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में इतना नहीं पता चलता, आप स्लोली डिस्कवर करते हो। जैसे जैसे हम बड़े हुए, जब हम 10वीं 11वीं कक्षा में पहुंचे, उसने ये फर्म अप कर लिया था कि वो लेस्बियन है। तभी भी मतलब बहुत सारे इश्यूज हम भी मतलब उससे बात करते थे, हम भी थोड़े शॉक में थे, क्योंकि उस वक्त सुना ही नहीं था आपने, और इमिडिएटली आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको ये कहें बार बार। तो मैंने बहुत पढ़ाई की उस पर मुझे लगता है कि मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी इसमें, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि एज वी ग्रू अप, माई फ्रेंड पेड अ बिग प्राइस फॉर हर सेक्सुअलिटी। उन्हें एक बहुत बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा ऑफ बीइंग लेस्बियन। सोशल स्टिग्मा, पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो सारी बातें अलग हैं। द फैक्ट इज वो आज अपनी कंट्री में ही नहीं रहती हैं, बिकॉज दिस कंट्री डज नॉट अलाउ बेसिक राइट्स फॉर पीपल हु डोंट आइडेंटिफाई एज मेल एंड फीमेल। वो अमेरिका में रहती हैं, उनकी एक वाइफ है, उन्होंने अभी एक बच्चा भी गोद लिया है, एक उनकी फुल लाइफ है। एंड मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत क्लोज फ्रेंड जो मेरे बिल्कुल साथ में थी, खोई इसी इशू के लिए, क्योंकि आवर कंट्री इज़ नॉट रेडी। बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो अभी फाइट कर रहे होंगे अपने ही बच्चों से रिगार्डिंग देयर सेक्सुअलिटी। डोंट लूज देम इज ऑल आई एम सेइंग, प्लीज फाइट फॉर इट। एंड आई थिंक इन दिस कंट्री वी नीड टू कीप फाइटिंग। यू हैव टू नॉट जस्ट पुश द एनवेलप ऑन अ फ्यू थिंग्स, यू हैव टू push it off the table, flick it off the table, because it's for your own children's good. प्रीति ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, और इसी के साथ मैं जो आपको रिकमेंड कर रही थी, फिल्म नेटफ्लिक्स पर है, आप जाके देख सकते हैं। आपको वो देखकर समझ में आएगा कि लोगों ने क्या क्या खोया है अपने जो वो फील करते थे उस वजह से, जो बहुत नेचुरल फीलिंग थी। और अब तो खैर चलो इलाज है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुलकर आकर बात कर रहे हैं। जब इतना बड़ा रॉक स्टार, सुपरस्टार, मतलब क्या बोलूँ, जिनका इतना क्रेज़ था, आप जब वो देखेंगे, वो जब इस बारे में उन्हें पता चला, मतलब किस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी, वो कैसे वो चर्चा का विषय बन गया था। अब मैं सोचती हूँ तो कितना शौक लगता है ना कि कोई ये डिस्कस करे कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, मैं क्या फील करती हूँ, मतलब ये कहीं डिबेट का इशू बने तो कितनी अजीब बात है। ये पर्सनल मैटर बिल्कुल लोगों के कंसर्न का विषय बन जाए। सोनल, मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये देख रही हूँ, अगर कोई भी, हम दिल्ली में रहते हैं, अगर कोई भी खान मार्केट जाएगा, एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप हटा सकती हैं शो में, क्योंकि सोनल प्रोड्यूसर है हमारी शो की। खान मार्केट में एक आदमी है जो ब्लाइंड है, जो घूमते हैं और वो नैपकिन बेचते हैं। मतलब जो उनकी बैक स्टोरी है बहुत ही दर्दनाक है, और वो अपने जो ग्रैंडसन है उनको पाल रहे हैं, ब्लाइंड हैं, बहुत बूढ़े हैं। अगर हो सके उनसे एक नैपकिन ज़रूर खरीद दीजिएगा। खान मार्केट में हर दिन घूमते हैं, अगरबत्ती भी रखते हैं, अगर वो आप खरीद पाएँ तो। पक्का प्रीति, इस वीकेंड में घूमने ही जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल लविंग पर्सन हूँ, तो मैं ज़रूर वहाँ जाऊंगी भी। अगर आप जाएँ तो ज़रूर ले लीजिएगा, पक्का। और मैं एक नैपकिन आपके लिए भी लेकर आऊँगी। थैंक यू। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हमारी फिर मुलाकात होगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं, कुछ आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अच्छे कमेंट करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा कुछ इम्प्रूव करने में, कुछ बेहतर करने में। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, प्रीति से आप क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रीति टीवी में एंकर है। बहुत लोगों का सपना होता है कि हम टीवी में एंकर बने, सच में। तो आजकल नहीं होता है, एक टाइम होता है, अब तो बस आधा टाइम उसी में लग जाता है कि भाई क्या है, गोदी मीडिया है, लिप टार्ट है, अब तो एक नया वर्ड है वोक। हाँ। चलिए आप हमें बताइए, अंग्रेजी में एक नया वर्ड चला है वोक। हाँ। अगर आप हमें बता पाए, हम अपने व्यूअर्स से पूछ रहे हैं वोक का मतलब क्या है, क्योंकि हमने तो कुछ और ही सीखा था, अब कुछ और ही हो गया। ठीक है, प्रीति के सवाल का भी जवाब दीजिएगा उनसे। अगर आपके पास, आपके मन में उनके लिए कोई सवाल है तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, अलग अलग टॉपिक्स के साथ, अलग अलग रिकमेंडेशन के साथ, अलग अलग मुद्दों के साथ। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।